फॉर हार्डर एक्सरेज, हार्डर एक्सरेज मतलब वो एक्सरेज जिनकी जिनकी एनर्जी ज़्यादा हो, जिनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो, जिनकी वेवलेंथ कम हो, उनको हम कहते हैं हार्डर एक्सरेज। मतलब जिनकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है। जो हाई एनर्जी की एक्सरेज होती हैं, जिनकी वेवलेंथ कम, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा है, उनको हम क्या कहते हैं, हार्डर एक्सरेज। ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शन बनेंगे इसमें? वेवलेंथ हायर नहीं, वेवलेंथ अगर हायर होगी तो एनर्जी कम हो जाएगी, तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा। फ्रिक्वेंसी इज़ हायर, बिल्कुल ठीक है। इंटेंसिटी इज़ हायर, अब इंटेंसिटी जो है वो थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि इंटेंसिटी जो होती है वो एनर्जी होती है। अब एनर्जी बढ़ाने के दो तरीके होते हैं, या तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दो और एक फोटोन की एनर्जी मत बढ़ाओ, या फिर नंबर ऑफ फोटॉन्स उतने ही रहने दो और एक फोटोन की एनर्जी बढ़ाओ फ्रिक्वेंसी बढ़ा के। ठीक, ढंग से समझना। इंटेंसिटी मतलब टोटल एनर्जी से रिलेशन है उसका, तो इंटेंसिटी बढ़ाने के कई तरीके हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी हो और नंबर ऑफ एक्सरेज, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए हो, तब भी आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। या फिर आपने ऐसा किया हो कि नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ एक्सरे सेम रखे हो और एक एक एक्सरे की जो एनर्जी है वो बढ़ाई हो, तब भी टोटल एनर्जी बढ़ जाएगी। इन दोनों केसेस में इंटेंसिटी हायर होगी, लेकिन इसमें क्लियर नहीं है, तो ये बी वाला आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने का तरीका ये भी हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखें, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दें, तो उससे पेनिट्रेटिंग पावर नहीं बढ़ेगी, उससे एक्सरेज जो है वो हार्ड नहीं होंगी। फोटोन एनर्जी, हाँ बिल्कुल ठीक है, फोटोन एनर्जी इज हायर, फोटोन एनर्जी अगर बढ़ाओगे तो वो उनकी पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ेगी और वो एक्सरेज हार्डर एक्सरेज हो जाएंगी। तो आंसर बनेगा सी पार्ट एंड डी पार्ट। कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज कमिंग फ्रॉम ए कूलिश ट्यूब डिपेंड्स अपॉन, जो कट ऑफ वेवलेंथ का जो फॉर्मूला आता है जब हम सॉल्व करते हैं उसको कैसे करते हैं, तो ये कहते हैं कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को डेल्टा वी से एसलेट किया गया पोटेंशियल डिफरेंस से, तो उसके पास जो एनर्जी आएगी वो ई इंटू डेल्टा वी होगी, और वो पूरी की पूरी एनर्जी एक स्ट्राइक में अगर फोटोन में कन्वर्ट हो जाए तो उससे जो वेवलेंथ आएगी वो मिनिमम वेवलेंथ या कट ऑफ वेवलेंथ होती है। ये इक्वेशन होती है, यही कंसेप्ट होता है। तो मिनिमम वेवलेंथ जो आपकी आती है वो एच सी अपॉन ई डेल्टा वी आती है। अब इसमें देखो एच कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, सिर्फ वेरिएबल एक है, वो है एसलेटिंग वोल्टेज, एसलेटिंग पोटेंशियल। तो कट ऑफ वेवलेंथ सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? एसलेटिंग वोल्टेज पे। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। मार्क द करेक्ट ऑप्शंस। An atom with a vacancy has smaller energy than the neutral atom. आराम समझना, आपके पास एक न्यूट्रल एटम है जिसमें ये न्यूक्लियस होगा, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑर्बिट में। ठीक है, इस तरह से एक न्यूट्रल एटम है, और एक एटम है जिसमें वैकेंसी है। किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? यहाँ पे मान लिया वैकेंसी है, किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? न्यूट्रल एटम से अगर वैकेंसी वाला एटम क्रिएट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको किसी इलेक्ट्रॉन से इस इलेक्ट्रॉन को हिट करना पड़ेगा, और इतनी एनर्जी से हिट करना पड़ेगा और इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन क्या कर जाए? एस्केप कर जाए। यानी अगर न्यूट्रल एटम से वैकेंसी वाला एटम बनाना है तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है। इसका मतलब वैकेंसी वाले एटम की एनर्जी ज़्यादा है और न्यूट्रल एटम की एनर्जी कम है। ऐसा भी समझ सकते हो। इस वैकेंसी को फिल करने के लिए अब बहुत हायर एनर्जी स्टेट से अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, या मान लिया एटम के बाहर से भी कोई इलेक्ट्रॉन आके इस वैकेंसी को फिल कर रहा है, तो एक एनर्जी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिबरेट होगा। ठीक है, इसका मतलब ये पूरा जो सिस्टम है वो लोअर एनर्जी स्टेट में आ गया, और जितना एनर्जी गैप हुआ उतना उसने रेडिएशन क्या कर दिया? एमिट कर दिया। तो वैकेंसी वाले एटम की एनर्जी ज़्यादा होती है और जो फुल्ली फिल्ड न्यूट्रल एटम है उसकी एनर्जी कम होती है। तो पहला तो गलत हो गया। अब कह रहे हैं द के एक्स रेज एमिटेड व्हेन ए होल जम्प्स फ्रॉम के शेल टू सम अदर शेल। बिल्कुल ठीक है। के कब होता है? के एक्स रे, के अल्फा, के बीटा, के गामा कब होता है? जब के में होती है वैकेंसी और किसी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करता है उस के शेल में। या फिर ऐसा कह सकते हो कि जो होल है वो के शेल से जंप करता है किसी हायर ऑर्बिट में, एक ही बात है। तब जो एमिट होता है वो के अल्फा, के बीटा, के गामा में से कुछ होगा। ठीक है, कोई एक्सरे होगी। तो बी पार्ट आपका एकदम ठीक है। सी पार्ट, द वेवलेंथ ऑफ के एक्सरे इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ एल एक्सरे ऑफ द सेम मटेरियल। अब आराम सुनना आपको। मान लिया हम हाइड्रोजन या किसी भी बात करें, मान लिया ग्राउंड स्टेट में कुछ एनर्जी है, फिर फर्स्ट एन इज इक्वल टू 1 है, के शेल है ये, एन इज इक्वल टू 2 है, ये एल शेल है। तो के शेल का अगर कोई भी
रेडिएशन होगा तो वो तब होगा जब ऊपर से हायर से के में आएगा। तो के शेल की मिनिमम से मिनिमम एनर्जी कितनी हो सकती है? मिनिमम से मिनिमम एनर्जी, मिनिमम से मिनिमम, तो मिनिमम से मिनिमम तब हो सकती है जब 2 से 1 में जंप करे, ये मिनिमम एनर्जी हो सकती है के शेल की। और एल शेल की मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है? तो एल शेल की मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकती है कि एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी से एन इज इक्वल टू 2 में कोई आ रहा है, तो ये जो एनर्जी होगी वो एल शेल की मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी होगी, और डेफिनेटली ये एनर्जी जो है वो इससे ज़्यादा होती है। अब हाइड्रोजन में ही देख लो, हाइड्रोजन में जो पहला एनर्जी गैप होता है वो 10.2 का होता है, और बाकी सारे तो बहुत कम 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 होते हैं, तो ये सब भी इकट्ठे कर लोगे तब भी ये 10.2 से ज़्यादा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि टोटल जो एनर्जी गैप होता है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। क्लियर? तो ये जो बी सी ऑप्शन है वो ट्रिकी है लेकिन अच्छा है, लेकिन सही है। द वेवलेंथ ऑफ के एक्सरे, किसी भी के एक्सरे की, इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ एल एक्सरे ऑफ द सेम मटेरियल। वेवलेंथ अगर कम है तो एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा। ठीक है, तो के की मिनिमम से मिनिमम एनर्जी जो है वो एल की मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी से भी क्या है? ज़्यादा है। तो बी पार्ट भी सही है, सी पार्ट भी सही है। फिर कह रहे हैं द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा एक्सरे इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ के बीटा। अब के अल्फा और के बीटा में अगर आप कंपेयर करोगे तो के बीटा की एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसकी वेवलेंथ कम होगी, और के अल्फा की एनर्जी कम होगी तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तो ये ऑप्शन भी नहीं बनेगा आपका। तो आंसर इसमें सिर्फ क्या बनेगा? बी पार्ट एंड सी पार्ट। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ढंग से समझना है आपको। फॉर ए गिवन मटेरियल द एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे सेटिस्फाई। तो पहला ऑप्शन कह रहा है के अल्फा की एनर्जी ज़्यादा है, के बीटा की कम है, के गामा की और भी कम है। ये गलत है। अगर के में कंपेयर करोगे तो 2 से, जब आराम से देखो, ये है n इज इक्वल टू 1, मतलब के, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। तो अगर 2 से 1 में आता है तो कुछ एनर्जी आएगी, 3 से 1 में आता है तो कुछ ज़्यादा एनर्जी आएगी, और 4 से 1 में आता है तो और ज़्यादा एनर्जी आएगी। ये है के अल्फा, ये है के बीटा, ये है के गामा। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी आएगी? के गामा की। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब दूसरा देखते हैं, एम अल्फा, एल अल्फा, के अल्फा। के अल्फा कहाँ है? 2 से 1। एल अल्फा क्या है? 3 से 2। एम अल्फा क्या है? 4 से 3। तो ऑब्वियसली 2 से 1 की एनर्जी ज़्यादा होती है, और 3 से 2 की एनर्जी कम होती है, और 4 से 3 की एनर्जी और भी कम होती है, तो ये भी गलत हो गया। अब जरा ये देखते हैं, क्या ये ठीक है? के गामा की एनर्जी सबसे ज़्यादा है के बीटा और के अल्फा के कंपेरेटिवली, तो उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, तो ये ऑप्शन आपका एकदम सही है। अब जरा इधर देखते हैं, सेम के अल्फा, एल अल्फा और एम अल्फा में सबसे ज़्यादा एनर्जी के अल्फा की होती है, तो के अल्फा की वेवलेंथ सबसे कम होगी, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। तो इसमें आंसर आपका बना सी पार्ट एंड डी पार्ट। द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू एन एक्स-रे ट्यूब इज इंक्रीज्ड। एक्स-रे ट्यूब के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है डेल्टा वी, वो बढ़ा दिया जाता है। ठीक, इस क्वेश्चन को ढंग से समझना है क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर कई बुक्स में गलत दिया होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आप इंक्रीज कर रहे हो, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हिट कर रहे होंगे आके टारगेट मटेरियल को, उनके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक, उनके पास जब हिट करेंगे तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो जो मिनिमम वेवलेंथ है वो कम हो जाएगी, क्योंकि मिनिमम वेवलेंथ का फॉर्मूला ही क्या आया था आपका? एच सी अपॉन ई डेल्टा वी। अगर डेल्टा वी बढ़ा रहे हो तो मिनिमम वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी, तो डी आंसर तो आपका पक्का ही है, इसमें तो कोई डिस्क्रिपेंसी, कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। ठीक, अब बात करते हैं इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज, आराम समझना। इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अब आप ये देखो, क्या एनर्जी बढ़ रही है? तो जो एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही है उनकी टोटल एनर्जी क्या बढ़ रही है? तो आराम समझना, एक्सरेज की जो एनर्जी होगी वो सिंपल, टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, तो जो टोटल एनर्जी होगी वो सिंपली होगी नंबर ऑफ एक्सरेज इनटू एनर्जी ऑफ वन एक्सरे। ऐसे ही तो होता है, अगर मान लिया 500 फोटोन जा रहे हैं तो टोटल एनर्जी क्या होगी? तो हो जाएगी 500 इंटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ठीक, अब एनर्जी ऑफ वन फोटोन बढ़ रही है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, 23 से हिट करेंगे और एनर्जेटिक एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी, तो टोटल एनर्जी भी बढ़, नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर सेम रहते हैं, ढंग से समझना, नंबर ऑफ फोटॉन्स भी अगर सेम रहते हैं, नंबर ऑफ एक्सरे सेम रहती हैं, लेकिन हर एक एक्सरे की एनर्जी अगर बढ़ रही है तो टोटल एनर्जी बढ़ेगी, और टोटल एनर्जी बढ़ेगी तो टोटल इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। इंटेंसिटी बढ़ाने के दो तरीके होते हैं, ये ढंग से समझना है आपको। इंटेंसिटी बढ़ाने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है
कि आप नंबर ऑफ फोटॉन्स को सेम रहने दो और हर एक फोटोन की, इंडिविजुअल फोटोन की जो एनर्जी है वो बढ़ा दो। और दूसरा तरीका ये है कि इंडिविजुअल फोटॉन्स की एनर्जी वही रहने दो और नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा दो। तो इस केस में नंबर ऑफ फोटॉन्स तो सेम रहेंगे लेकिन हर एक फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। तो आंसर क्या रहेगा आपका, ए पार्ट, ए एंड डी। कई बुक्स में ये सी एंड डी कहते हैं, तो सी नहीं होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी का मतलब सिर्फ नंबर से नहीं होता, हर एक इंडिविजुअल एनर्जी से भी होता है। When an electron strike the target in a Coolidge tube, its entire kinetic energy, तो दो केस हो सकते हैं। हो सकता है एंटायर काइनेटिक, बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है इस बात की, लेकिन हो सकता है कि एंटायर काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी फोटोन में कन्वर्ट हो जाए और उससे जो फोटोन निकलता है वो कट ऑफ फोटोन वाला होता है, उसकी वेवलेंथ मिनिमम होती है और वो कितनी होती है, एच सी अपॉन ई डेल्टा वी। ऐसा होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है लेकिन ऐसा होता है, ठीक। ये हार्डेस्ट एक्स रेज जो प्रोड्यूस हो सकती हैं वो ये है। या ऐसा भी हो सकता है कि वो जब वो टकराए तो एक भी एक्सरे प्रोड्यूस ना करे और अपनी सारी की सारी एनर्जी जो है वो हीट में डेसिपेट कर दे। एक स्ट्राइक में नहीं कन्वर्ट होगी, कई सारी स्ट्राइक हिटिंग करेगा वो उधर 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 और एक्सरे प्रोड्यूस नहीं हो पाई और सारी सारी हीट किस, सारी सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट कर दी, हीट में कन्वर्ट कर दी। तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। एक्चुअली हर चीज़ की इसमें प्रोबेबिलिटी होती है। इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कुछ नहीं पता उसके साथ क्या होने वाला है। वो हो सकता है एक स्ट्रोक में सारी सारी एनर्जी एक्सरे में कन्वर्ट कर दे, या फिर मल्टीपल स्ट्रोक्स में कई सारी एक्सरेज प्रोड्यूस करे, या फिर कई सारे स्ट्रोक्स हों उसके और एक भी एक्सरे प्रोड्यूस ना कर पाए, सारी की सारी एनर्जी हीट में डेसिपेट हो जाए। तो पक्का कुछ नहीं है, मे भी सब कुछ ठीक हो सकता है। तो मे बी कन्वर्टेड इनटू फोटोन, ये भी चांसेस हैं, मे बी कन्वर्टेड इनटू हीट, ये भी चांसेस है। एक्सरे इंसिडेंट ऑन ए मटेरियल, किसी मटेरियल पे एक्सरे गिर रही हैं तो क्या वो फोर्स एक्सर्ट करेंगी? बिल्कुल फोर्स एक्सर्ट करेंगी, वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, वो मोमेंटम ट्रांसफर करेंगी, वो एनर्जी ट्रांसफर करेंगी और इम्पल्स भी होगा। मोमेंटम ट्रांसफर अगर कर रही हैं तो बेसिकली वो इम्पल्स भी लगा रही होंगी। तो फोर्स भी एक्सर्ट करती हैं, मोमेंटम भी ट्रांसफर करती हैं। जो अगर मूविंग एक्सरे होती हैं, कोई भी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मूविंग कहने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वो किसी सरफेस, कोई सरफेस पे पड़ के एब्जॉर्ब हो जाती है तो कितना मोमेंटम ट्रांसफर करती है? तो वो मोमेंटम होता है ई बाई सी। और अगर किसी सरफेस से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है तो कितना मोमेंटम ट्रांसफर करती है? तो जो मोमेंटम होता है वो होता है 2e/c, ठीक है। जब मोमेंटम ट्रांसफर कर रही है तो फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी, फोर्स एक्सर्ट कर रही है तो इम्पल्स भी लग रहा होगा, प्रेशर भी अप्लाई हो रहा होगा और एनर्जी तो ट्रांसफर हो ही रही है। अगर ये एब्जॉर्ब हो गई तो एनर्जी तो ट्रांसफर हो ही रही है। तो इसके चारों आंसर ठीक होंगे। कंसिडर ए फोटोन ऑफ कॉन्टिन्यूस एक्सरे एंड ए फोटोन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे ऑफ द सेम वेवलेंथ। दो फोटोन है, दोनों की वेवलेंथ सेम है, तो दोनों फोटॉन्स में क्या डिफरेंट होगा? अगर वेवलेंथ सेम है तो फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, पेनिट्रेटिंग पावर सब कुछ सेम होगा। डिफरेंस होगा सिर्फ उनके मेथड ऑफ क्रिएशन में, क्योंकि एक कंटिन्यूस एक्सरे है और एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। कॉन्टिन्यूस एक्सरे प्रोड्यूस होती है हिटिंग इलेक्ट्रॉन के रिटार्डेशन से, हिटिंग इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी से, जबकि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे प्रोड्यूस हो सकती है एटॉमिक ट्रांजिशन से। जब हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में आता है तो वहाँ से एक्सरे क्रिएट होती है और वो क्या है? आपकी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। दोनों का सिर्फ मेथड ऑफ क्रिएशन अलग अलग है। क्रिएट हो गए उसके बाद आप उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि उनमें किसी भी तरह का कोई डिफरेंस हो।